हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने वेक्टर स्टार्ट करा था। आज उसे थोड़ा रिकैप करके हम फिर वेक्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स में 3 चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन और एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो मैंने आपको कहा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी प्रूव मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करती है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हो सकते हैं जो डायरेक्शन हो जिनमें, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ना फॉलो करे। इसलिए एक क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। तो आज हम इसी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे बात करेंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली आपको दो चीज होती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में। एक होता है उसका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव और एक होता है उसका ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल पर्सपेक्टिव। तो आज हम ग्राफिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे और ग्राफिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली आपको बताएगा, आपको एक फील देगा कि कैसे दो वेक्टर्स का एडिशन एक रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर देता है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका एनालिटिकल व्यू पढ़ के उसमें जो डेरिवेशन होती है कि दो वेक्टर्स विदाउट विजुअलाइज करके अगर हमें बस दो वेक्टर्स दिए और उनका रिजल्टेंट निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो भी हम कैसे निकालें। तो आज हम ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा हमारा एनालिटिकल मेथड। अभी हम ग्राफिकल पे फोकस करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको बेसिकली दो वेक्टर्स के ऐड होने का एक फील मिलेगा आज। तो ग्राफिकल मेथड में भी आपके पास 3 तरीके होते हैं। ठीक है, वो 3 तरीके क्या होते हैं? एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और फिर आपके पास आता है पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 बेसिक आपके ग्राफिकल मेथड्स होते हैं किसी भी दो वेक्टर के एडिशन को समझने के लिए। तो क्या क्या हो गया? ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और कोई भी पॉलीगन। तो इन तीनों लॉज को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे और तीनों लॉ में बेसिक जो रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर के एडिशन से मिलना है वो सेम ही मिलेगा। बस अलग अलग हम उसका कंसेप्ट समझेंगे और अलग अलग विजुअलाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर लॉ से। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बता देता हूँ। फिर मैं जो उसका स्टेटमेंट है वो लिख दूंगा, एक बार उसे भी पढ़ के आपको बता दूंगा और उसके बाद हम फिर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि कोई दो वेक्टर जो स्पेस में हो, जब हम मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना पैरेलली हम स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए जब कोई भी दो वेक्टर स्पेस में हम मिलेंगे, उन्हें हम टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की तरह। तो जो हमें थर्ड साइड मिलेगा, वो थर्ड साइड ही हमें उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देगा। इसीलिए जो दो वेक्टर्स को हम एज एडजेसेंट साइड्स रखेंगे वो भी हम विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रखेंगे, और जो हमारा थर्ड साइड होगा वो विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो ठीक है, इतना ही आपका बेसिक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं इसे आपके लिए लिख देता हूं कि आप एक बार पढ़ भी ले। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब ये क्या होता है? मैं लिखता हूं फिर साथ में देखेंगे।
ठीक है? तो एक बार इसे रीड करते हैं और फिर इसका मतलब समझते हैं। So if two vectors are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then the resultant is given by the third side of the triangle in magnitude and direction taken in opposite order. तो मैंने आपको जो समझाया और जो मैंने लिखा, इसमें बस दो चीज का फर्क है जो मैं मार्क कर देता हूं। एक ये है टेकन इन सेम ऑर्डर और दूसरा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। बाकी सब तो मैंने समझा दिया, बट ये तो मैंने आपको नहीं समझाया है। अब मैं इसे समझा देता हूं। टेकन इन सेम ऑर्डर और टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है और ये एक मेरा बी वेक्टर है, ठीक है? ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों अभी एक दूसरे से अलग है, तो पहले हम दोनों को जैसा हमारा ये डेफिनेशन चाहता है वैसे हम उसे साथ में रख देते हैं। तो मैंने इसे देखिए पैरेलली शिफ्ट करा और मैं अब इसे ऐसे रख दे रहा हूँ। पैरेलली शिफ्ट करा, कोई मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन नहीं बदला, तो जो बी वेक्टर इधर था वो बी वेक्टर अभी भी सेम है। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जो दो साइड्स है हमारा वो उस मैग्नीट्यूड का है और उस डायरेक्शन में है। इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हेड सॉरी ये ए वेक्टर टेल टू हेड है, तो उसी ऑर्डर में बी वेक्टर को भी मैंने ए वेक्टर के हेड के बाद स्टार्ट करा और वो भी टेल टू हेड है। देख रहे हैं, ऑर्डर मेरा सेम है। यही इसका ऑर्डर का मतलब है कि अगर एक एक वेक्टर टेल टू हेड है तो सेम ऑर्डर में बी वेक्टर भी टेल टू हेड है। तो ये देखिए सेम ऑर्डर, ए वेक्टर टेल टू हेड फिर बी वेक्टर टेल टू हेड, सेम ऑर्डर का ये मतलब हुआ। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड। अब पहले मैं ट्रायंगल का थर्ड साइड कंप्लीट कर लूं। तो अब मेरा ट्रायंगल का थर्ड साइड कंप्लीट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे थर्ड साइड कंप्लीट करूं या मैं ऐसे। दोनों सेम बात नहीं है वेक्टर्स में। सेम बात क्यों नहीं है वेक्टर्स में? क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है। एक इस तरफ डायरेक्शन है, एक इस तरफ। अब इनमें से कौन सा सही है ये समझने के लिए मेरा ये वाला पॉइंट आता है। कैसे? तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच इज टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये जो मेरा सेम ऑर्डर है, जैसे मेरा काउंटर क्लॉकवाइज अभी ऑर्डर चल रहा है, ए और बी का सेम ऑर्डर है, तो ऑपोजिट ऑर्डर मतलब जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस ए और बी के काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑपोजिट, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो मेरा ये वेक्टर जो ऊपर वाला वेक्टर है वो इन ए बी के समेशन का रिजल्टेंट देगा रादर देन ये नीचे वाला वेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि ए वेक्टर और इसलिए मेरा ये वाला वेक्टर गलत है, और जो मेरा ये वेक्टर है दिस वेक्टर गिव्स मी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखिए ये मेरा रिजल्टेंट देगा, ए वेक्टर से स्टार्ट होगा और यहाँ, तो ये मेरा देता है आर वेक्टर, जहां पर ये जो आर वेक्टर है इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब आप समझ गए सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर का। तो ए वेक्टर टेल टू हेड स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर भी टेल टू हेड है, सेम ऑर्डर में टेल टू हेड टेल टू हेड। बट जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस सेम ऑर्डर के ऑपोजिट ऑर्डर का होगा, इसलिए जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो टेल टू हेड होने के बजाय हेड टू टेल है, इसलिए इसका ऑपोजिट ऑर्डर है। देख रहे हैं, ये हो गया आपका सेम ऑर्डर। ये मैं लिख देता हूं सेम ऑर्डर, और ये हो गया उसका ऑपोजिट ऑर्डर। समझ गए?
एक बार फिर सुन लीजिए। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in magnitude and direction taken in same order, tail to head, same order, then the resultant is given by the third side of the triangle in magnitude and direction taken in opposite order. यही है मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे आपको विजुअलाइज हुआ कि दो वेक्टर्स का एडिशन करने के लिए हमें उन दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में टेल टू हेड लाना है, सेम ऑर्डर में टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हुए। तो जो मेरा थर्ड साइड होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में उन दो वेक्टर्स का मुझे वेक्टर एडिशन देगा। यही है मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इतना सा बेसिक कंसेप्ट में भी हम सवाल कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? इस विजुअलाइजेशन से भी मैं आपको एक सवाल कराता हूं। क्वेश्चन ये है, अ गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and she takes a 90-degree left turn and moves 4 meter north. Find the displacement of the girl. ठीक है, तो एक गर्ल है, इमेजिन कर लो, ठीक है, लड़की है, बाल भी है। तो ये गर्ल 3 मीटर ईस्ट की तरफ चलती है। तो हमारा ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो लड़की 3 मीटर ईस्ट की तरफ चली, ठीक है, थ्री मीटर ईस्ट की तरफ चली, फिर एक 90 डिग्री टर्न लेती है टुवर्ड्स लेफ्ट और 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चली। तो मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल बताना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, अच्छा हाँ, इसमें मैं बता रहा था क्योंकि अभी हम बस ग्राफिकल अप्रोच ही यूज कर रहे हैं, तो कोई भी अगर दो वेक्टर मुझे दिया है तो ग्राफिकल अप्रोच में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये वेक्टर मैंने ग्राफिकली ऑन स्केल ड्रॉ किया, ये वेक्टर ग्राफिकली ऑन स्केल ड्रॉ किया। अब इसका इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानने के लिए मैं, क्योंकि इनको ऑन स्केल ड्रॉ कर रहा हूं, तो आर वेक्टर को भी मैं विथ यूज ऑफ स्केल या ज्योमेट्रिक टूल्स मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जान सकता हूं। अभी बस ग्राफिकल अप्रोच है इसलिए मैं आपको भी इसका फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। बट अब आप यहाँ देखिए, इसमें भी मेरे को आपको ग्राफिकली ही समझाना है और मैं बताता हूँ। 3 मीटर ईस्ट की तरफ चली, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चली। अब आप देख रहे हैं ये सेम ऑर्डर में है, टेल टू हेड, टेल टू हेड। अभी अगर सेम ऑर्डर में है और टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ से हमें पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है, और ये जो सेम ऑर्डर में है इस ऑर्डर के ऑपोजिट, ये ऑर्डर के ऑपोजिट, तो ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और यही मेरा आर वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द गर्ल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द गर्ल। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मेरे को अगर मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, तो देख रहे हैं इसमें लिखा था कि द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मेरे को बस ग्राफिकली इसको ड्रॉ करना है, और अब इसी के हेल्प से ये जो आर वेक्टर इस फोटो में रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वही इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो अब हम अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहे, तो आप देख सकते हैं कि इसने कहा था कि 90 डिग्री टर्न लिया था। अब हम पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही हैं कि 90 डिग्री अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है और उनके साइड्स हैं ए, बी और हाइपोटेन्यूस है सी, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वही हम यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है इसका और हमें डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आर वेक्टर का जो मॉड है उसका स्क्वायर, क्योंकि यही मेरा हाइपोटेन्यूस है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरा आर वेक्टर का मॉड आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो डायरेक्शन हम जब भी पता करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब या तो मैं इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में बताऊं या इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में,
कोई एक रेफरेंस वेक्टर लेना ही होगा, तभी मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसे हवा में तो डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं 3 मीटर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पता करूँ। तो मैं मान लीजिए कि मैं बोलूँगा कि दिस आर वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द 3 मीटर ईस्ट वेक्टर। तो अब मैं ये थीटा निकालना चाहूँगा। तो थीटा निकालना भी मेरे लिए आसान है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। तो थीटा हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो मेरा थीटा हो गया tan इनवर्स 4/3। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इट इज एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम 3 मीटर ईस्ट वेक्टर। अब ये वाला जो एंगल है tan इनवर्स 4/3, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। तो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ और ये आप याद कर रख लीजिएगा। तो अगर कोई भी एक पाइथागोरस ट्रायंगल, मतलब कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और अगर उसका लॉन्गर साइड है 4 मीटर, शॉर्टर साइड है 3 मीटर, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली 5 होगा। तो इसका जो लॉन्गर साइड के ऑपोजिट जो एंगल होता है θ1, तो θ1 हम जब निकालते हैं तो वो आता है 53 डिग्री के बराबर, और जो शॉर्टर साइड के ऑपोजिट एंगल है θ2, वो आता है 37 डिग्री के बराबर। तो ये एक याद करने का होता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? इट इज एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम 3 मीटर ईस्ट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कैसे सिंपली मेरे को बस विजुअलाइजेशन और वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे को इसमें कुछ लगाना नहीं पड़ा। मैंने देखा कि टू साइड्स हो गया सेम ऑर्डर, तो ऑपोजिट ऑर्डर में जो थर्ड साइड कंप्लीट कर रहा है वही वेक्टर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस रिजल्टेंट वेक्टर का, जो थर्ड वेक्टर है, उस रिजल्टेंट वेक्टर से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में था कि दो वेक्टर को हम टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर रखते हैं, और थर्ड साइड मुझे ऑपोजिट ऑर्डर में उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देता है। पैरेललोग्राम लॉ में भी सेम ही है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि दो वेक्टर्स जो हमारे स्पेस में हैं उन्हें हम टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। जैसे पिछले क्लास हमने एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करा था, तो पैरेललोग्राम लॉ में भी हम दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, और वो दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में मुझे एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स बताते हैं। और जब मैं उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं, हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है कि टू ऑपोजिट पैरेलल साइड्स होते हैं। तो जब मेरे पास दो एडजेसेंट साइड्स हो गए, तो मैं उन्हें एक्सटेंड करके एक पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं, तो उस पैरेललोग्राम का जो कॉमन डायगोनल होता है, वो डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टेल टू टेल ऑफ द टू वेक्टर्स gives me the resultant vector, yeah, gives me the vector sum of the two vectors which represent the adjacent sides of a parallelogram। तो ये मैं लिख देता हूँ, और फिर मैं आगे समझाता हूँ।
ठीक है, तो जो मैंने बोला था वो मैंने लिख भी दिया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और वो टू वेक्टर्स must be joined tail to tail, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram in magnitude and direction starting from the common intersection of the two vectors. ठीक है, तो is given by the diagonal of parallelogram, ये ध्यान रखना है। तो अब इसे मैं बना के भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये सही है। तो ये मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है और फिर उसी तरह ये मेरा बी वेक्टर है। अब इसमें क्या लिखा है कि टू वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो कॉमन है, ट्रायंगल लॉ में भी आपने देख लिया। बट इसमें क्या नया है, वहां पर सेम ऑर्डर था, यहाँ पर दे मस्ट बी जॉइन टेल टू टेल। तो अब टेल टू टेल हम ज्वाइन करते हैं इन्हें। देखिए मैं इसे पैरेलली शिफ्ट करके टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों मुझे एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया, तो मैं अब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट भी कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दे रहे हैं व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल, और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद द रिजल्टेंट वेक्टर is given by the diagonal of the parallelogram in magnitude and direction starting from the common intersection of the two vectors. तो जहां पर ये टेल टू टेल का इंटरसेक्शन है, यहां पर देखिए ये टेल टू टेल का इंटरसेक्शन है, इससे स्टार्ट करता हुआ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये देखिए ये वाला डायगोनल gives me the resultant of the vector in magnitude and direction. तो ये जो r वेक्टर है ये होता है मेरा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर देता है। ठीक है, तो बस इतना ही है पैरेललोग्राम। क्या ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ से ये कैसे अलग है? तो ट्रायंगल लॉ में हम हेड टू हेड ना ज्वाइन करते थे ना टेल टू टेल। हम ट्रायंगल लॉ में जैसे ए वेक्टर मेरा हेड टू टेल है, तो बी वेक्टर को भी मेरे को सेम ऑर्डर में हेड टू टेल ज्वाइन करना है, या टेल टू हेड जैसा भी आप बोल लो। बट पैरेललोग्राम लॉ में क्या ध्यान रखना है कि जो दो वेक्टर है वो मेरे एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देते हैं एंड दे मस्ट बी जॉइन टेल टू टेल। तो रिजल्टेंट मुझे कहाँ मिलेगा, जो वो दो कॉमन पॉइंट है टेल टू टेल का, उससे स्टार्ट करता हुआ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल गिव मी द रिजल्टेंट। ठीक है, उसके बाद मेरा थर्ड आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, अब जैसे हमने दो लॉस खत्म कर लिए, ट्रायंगल लॉ, तो हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। उस ट्रायंगल में जैसे हमें पता है 3 साइड्स होता है ट्रायंगल के, तो दो साइड्स, वो दो वेक्टर जिनका सम निकालना है वो थे, थर्ड साइड रिजल्टेंट था। पैरेललोग्राम में भी हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, जो दो वेक्टर्स का सम निकालना है वो एडजेसेंट साइड थे, उन्हीं के साथ हमने उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, और जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर था वो मुझे डायगोनल देता था। तो जाहिर सी बात है कि पॉलीगन लॉ में भी हम एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो पॉलीगन के थ्रू हम उस वेक्टर का, उन वेक्टर्स का सम निकालेंगे। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है कि जितने भी वेक्टर्स हैं स्पेस में, अब जैसे मैं बनाता हूं, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, उसके बाद ये मेरा बी वेक्टर है, फिर ये मेरा सी वेक्टर है, और ये मेरा डी वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम लॉ एक तरह से इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे समझाता हूं? जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में था कि जो दो वेक्टर्स हम लेते थे मस्ट बी इन सेम ऑर्डर,
और जो रिजल्टेंट था वो ऑपोजिट ऑर्डर, उन सेम ऑर्डर के ऑपोजिट ऑर्डर में फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल को ज्वाइन करने पे मिलता था। सिमिलरली पॉलीगन लॉ में भी होता है कि हमारे पास जितने भी वेक्टर, ये जब 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो हम पॉलीगन लॉ यूज़ करते हैं। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में था कि जितने भी वेक्टर्स मेरे पास स्पेस में है, सबको मैं सेम ऑर्डर में रख लूँ, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फ्रॉम द स्टार्ट टू द इनिशियल जो पॉइंट करेगा इन द ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ द अदर वेक्टर्स, वो मेरे को रिजल्टेंट देगा। बोल के अभी नहीं समझ आ रहा होगा, मैं एक बार करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके अपना रख लिया। फिर मानिए मेरा ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर के ही ऑर्डर में रखूंगा। जैसे ए वेक्टर मेरा टेल टू हेड है, तो बी वेक्टर को भी मैंने टेल टू हेड रख लिया। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते। उसके बाद जो मेरा सी वेक्टर है, सी वेक्टर को भी मैं सेम ऑर्डर में, जैसे ए और बी वेक्टर है उसी सेम ऑर्डर में मैं सी वेक्टर को भी रखूंगा। तो देख रहे हैं, सी वेक्टर को भी मैंने सेम ऑर्डर में रखा, टेल टू हेड के ऑर्डर में। अब बचा डी वेक्टर, तो डी वेक्टर को क्यों छोड़े, डी वेक्टर को भी हम सेम ऑर्डर में रख देते हैं। तो डी वेक्टर को भी मैंने सेम ऑर्डर में रख दिया, टेल टू हेड। अब आप देख रहे हैं एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पॉलीगन लॉ है। तो ए वेक्टर को मैंने टेल टू हेड रखा, सिमिलरली बी वेक्टर को टेल टू हेड, सी वेक्टर को टेल टू हेड, डी वेक्टर को टेल टू हेड। तो ये एक सेम ऑर्डर में है, देख रहे हैं इनका सेम ऑर्डर है, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, ये सेम ऑर्डर चल रहा है। तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, बट इन द ऑर्डर डिफरेंट, ऑपोजिट टू ये। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो अब जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा, मतलब वो इस ऑर्डर में होना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा और फाइनल पॉइंट तक वो पॉइंट करेगा। तो ये होता है मेरा आर वेक्टर। ठीक है, और आर वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यही होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप देख सकते हैं एक पेंटागन कंस्ट्रक्ट हो गया, 5 साइड्स का पॉलीगन। तो पेंटागन कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, हमने जितने भी वेक्टर्स दिए थे उनको सेम ऑर्डर में रखा, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड। और जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऑपोजिट ऑर्डर में फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट ज्वाइन करने पे ऑपोजिट ऑर्डर में मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। इसीलिए इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में भी हम यही करते थे कि हम जो 2 वेक्टर्स थे उन्हें सेम ऑर्डर में रखते थे और रिजल्टेंट हमें ऑपोजिट ऑर्डर में मिलता था। तो हमारे 3 लॉस कंप्लीट हो गए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। उसके बाद मैं आपको 2 पॉइंट्स और बता देता हूं। तो जो हमारा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। अब इसका क्या मतलब है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हम लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसका रिजल्टेंट आता है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर रिजल्टेंट सेम ही आएगा अगर हम लिखते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यही होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे तभी भी हमें आर वेक्टर ही मिलेगा, और अगर हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर रहे हैं तभी भी ऑर्डर के मैटर, ऑर्डर से हमें कोई रिजल्टेंट वेक्टर में चेंज नहीं आता है। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहे, प्रूफ क्या है मैं आपको विजुअलाइज ही करा सकता हूँ। ये ए वेक्टर है और मान लेते हैं ये बी वेक्टर है। अब अगर मैं इसे ऐसे ट्रायंगल लॉ से ही समझाऊं, तो ये देखिए मैंने सेम ऑर्डर में लिखा और ये इसका रिजल्टेंट आ गया आर वेक्टर। अब अगर मैंने बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करा होता तो भी मुझे सेम ही रिजल्टेंट मिलता। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करने के लिए क्या होगा, ये तो आपको दिख रहा है ना कि ये रिजल्टेंट आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से आया है। तो अब मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करता हूँ। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करने के लिए बी का टेल टू हेड से हमें ए के टेल टू हेड को ज्वाइन करना होगा। देख रहे हैं
सेम ऑर्डर आ गया, टेल टू हेड, टेल टू हेड। तो अब ये लॉ को सैटिस्फाई करने के लिए मेरा रिजल्टेंट तभी भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अभी भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूं या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूं, मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम ही रहेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है प्लस मेरा ए वेक्टर है, मेरा 3 वेक्टर्स है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर, वो मैटर नहीं करेगा कि पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करके रिजल्टेंट निकालूं, फिर उस रिजल्टेंट को सी से ऐड कर लूं, या मैं पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐड करके रिजल्टेंट निकालूं और उसे ए वेक्टर से ऐड करूं। कहने का है कि ए वेक्टर प्लस रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को करूं तो भी मेरा आर वेक्टर ही आएगा, और ये तभी भी बराबर होगा जब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लूं और उनका रिजल्टेंट को सी वेक्टर से ऐड करूं। तो इसको भी मैं विजुअलाइज कराता हूं। मान लेते हैं हमारा ये है ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर और ये है हमारा सी वेक्टर। जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ऑपोजिट ऑर्डर में आर वेक्टर। तो ये तो पॉलीगन लॉ से हमने पढ़ लिया। अब एसोसिएटिव लॉ को मैं इसमें शो कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि अगर मैं पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी कर दूं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से हमें पता है कि ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया और फिर उसे मैंने सी वेक्टर से ऐड करा, तो भी मुझे आर ही वेक्टर मिलेगा। अब आप ये वाला नीचे वाला वेक्टर भूल जाइए। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट प्लस सी वेक्टर से भी मुझे आर वेक्टर ही मिल रहा है। और अगर मैं फिर ये दूसरे से भी दिखाऊं कि पहले मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लूं, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा ये पिंक वाला वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और उसका अगर मैं एडिशन कर दूं ए वेक्टर से, तो बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तभी भी हमारा आर वेक्टर ही आता है। इसीलिए जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है। तो हमारा क्लास आज यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, हम मैथमेटिकली इस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के रिजल्ट, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से, और फिर इस आर वेक्टर का डायरेक्शन भी बताएंगे विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।